अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की मईशत में सेल टैक्स का निज़ाम वेट मोड में है, जो कि एंड कंज्यूमर पे बोझ डालता है। सर्विसेज हों, अशिया हों, ये सेल टैक्स जो 17% लगता है, इससे महंगी हो जाती हैं, आम आदमी की खरीद से दूर हो जाती हैं। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबों को दे दिया गया इख्तियार, और उसके बाद से सूबों में कानून बने, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनी, लेकिन जो वफाक की रेवेन्यू अथॉरिटी है और सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटी सारे मामलात में एक दूसरे के सामने आगे खड़े हो गई, जिसकी वजह से 18वीं तरमीम का जो समर है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच सका। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब नवीदुल हक साहब को, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और सिंध सेल टैक्स जिस टीम ने ड्राफ्ट किया था उसके मेंबर थे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। और शाहिद साहब पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं और एक अपना बड़ा अच्छा मौक़िफ़ रखते हैं कि किस तरह इस इकॉनमी को क्राइसिस से निकाला जा सकता है अगर कोई समझे और उस पर अमल करे। तो मैं बात शुरू करूँ शाहिद साहब। शाहिद साहब, आप बताएं ये इकॉनमी का इस वक्त हाल है और ये जो सूरत हाल है, ये तो सब ये कह रहे हैं कि ये आनी थी, लेकिन अब ये क्या होगा? आप इसका जरा खाका अगर खींच दें तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा समझना इस वक्त सूरत हाल। लोग कंफ्यूज हैं इस पर। देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहरान का और मुश्किलात का शिकार है। सही है, लेकिन ये बहरान, ये मुश्किलात ऐसी ही हैं जो 2008 में भी थी जब मुशर्रफ ख़त्म हुआ था दौर, 2013 में भी थी और 2018 में भी वही है। सही है। और इसमें ख़ास तौर से सूबों का बराबर का किरदार है, क्योंकि अभी आपने मेंशन किया 18वीं तरमीम और 7th NFC अवार्ड, तो बहुत सारी चीज़ें तो इनके पास आ गई थी, तालीम, सेहत, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये थी कि हम ना डिफ़ॉल्ट के करीब थे, ना जो है हम बाईपास होने की ज़रूरत थी, इसलिए कि आज जो भी खराबियां हैं उनमें कोई ऐसी खराबी नहीं है जो अप्रैल 2018 में नहीं थी। तो जब हम 100 डेज़ का प्रोग्राम बना रहे थे या दूसरी चीज़ें, तो उस वक्त भी वही खराबियां सामने थी, आज भी हैं। बुनियादी खराबी ये है कि हम जो कुछ डील कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तरीक़े अपना रहे हैं बहरान पर काबू पाने के लिए, जो गुज़िश्ता 30 वर्षों में पाकिस्तान में अपनाए गए थे। यानी टैक्स चोरों को बदस्तूर मराद दी जाए, टैक्स GDP का तनासुब बढ़ाने, मईशत को दस्तावेजी बनाने, काले धन को सफ़ेद होने से रोकने। टैक्स एमनेस्टी जो आई थी उसके बाद कौन सी तब्दीली आ गई, वही सब कुछ हो रहा है, यानी कि चोरी भी टैक्स की हो रही है, काला धन भी सफ़ेद हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर स्टेटस को पर हम चल रहे हैं, और IMF से कर्जा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से कर्जा। उसके तो ये जो 90 दिन है या 100 दिन है, आप क्या समझते हैं ये जो हुकूमत के दिन है, कुछ इक़दामात ऐसे नज़र आ रहे हैं, कुछ लग रहा है कि इन्होंने कुछ आपकी बातों से या दूसरे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों से कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये अभी जो सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री बजट या आप जो भी कह लें उसको, उसमें 83 बिलियन रुपीस के नए टैक्स लगाए गए, और जो टैक्सों का हदफ था उसमें 37 अरब रुपए की कटौती कर दी गई, और तरक्याती खर्चात में भी कटौती की। तो इसका मतलब ये है कि आपने टैक्स की चोरी रोकने से कोई रकम नहीं आ रही। या लूटी हुई दौलत की जो बात हुई थी, तो क्या उसको क्या लॉकर में रखने का प्रोग्राम है? इसलिए कि टैक्सों का हदफ तो गिरा दिया। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि 30 जून 2019 तक हमने वफाक का बजट भी देख लिया, हमने KP का भी देख लिया, हमने जो है वो पंजाब का भी देख लिया। बुनियादी तौर पर ये उन्हीं खतूत पर है जिन खतूत पर पिछली हुकूमतों ने बनाए गए थे, और आपने देखा कि वही कुछ हो रहा है। मसलन के तौर पर अभी जो हमने पैकेज लिया है उसमें बहुत बात हो रही है। मैं सिर्फ एक जुमले में आपको बता दूं, ये जो $6 अरब का पैकेज है, ये तो आपको वापस करना है, उधार है। नवाज शरीफ को $1.5 अरब का पैकेज मिला था जो वापस नहीं करना था, और कैरी लोगर के तहत $7.5 अरब का पैकेज। अभी आपको अमल नजर नहीं आ रहा? नहीं, मैं एक जुमला पूरा कर दूं। ये जो $7.5 अरब का हमें पैकेज मिला था, उसमें से तकरीबन निस्फ से ज्यादा रकम हमें मिली थी जो वापस करनी नहीं थी। तो एक लिहाज से वो दोनों पैकेजेस जो थे इससे बेहतर थे, मगर चूंकि हमने स्ट्रक्चरल इस्लाहत उस वक्त भी नहीं की और आज भी नहीं की, तो खदशा यही होता है कि जो तन आसानी आ गई, मोहलत मिल गई, उसके बाद खुदा न खास्ता फिर वही मुश्किलात का दौर शुरू होगा। मैं आपके पास वापस आता हूँ। नवीद साहब, आप ने जो सिंध सेल टैक्स ड्राफ्ट हुआ उस टीम के मेंबर थे, आप पाकिस्तान में सेल टैक्स का कानून नाफिज है, वो जो रीजनल इस वक्त सेल टैक्स या वैट कानून है उसके मुनासिब उसके साथ उसका हमांग है, उसके साथ उसकी इक्वेट किया जा सकता है, या पाकिस्तान में कोई नया ये फॉर्मूला है या कोई नई जिद्दत है इसमें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सेल टैक्स का जो निज़ाम नाफिज किया गया था, ये अगर गुड्स पर देखा जाए जो प्रिवेलिंग है वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, और उस वक़्त
फेडरल गवर्नमेंट ही सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट कर रही थी और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी कर रही थी। आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये एक चेंज आई कि सूबों को कहा गया कि आपको राइट ऑफ कलेक्शंस है, आप अपनी कलेक्शंस बिल्डअप करें और खुद कलेक्ट करें। तो इस लिहाज से सिंध इज द प्रिविलेज प्रोविंस जिसने ये इनिशिएटिव लिया। वी ड्राफ्टेड सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इनिशियली हमारा जो टारगेट था वो 25 बिलियन था, ठीक, लेकिन आज हमने की कलेक्शन जो है 100 बिलियन हमने कलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर का वो 120 बिलियन है। इसका मतलब है ये टैक्स ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं, इसका मतलब ये तो है कि टैक्स ग्रो कर रहा है, लेकिन जब भी इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ती है। ये जो इसका रेट है वफाक में 17%, सूबों में कहीं 13%, कहीं 16%, तो आपके ख्याल में ये रेट ऑफ टैक्स जो है सही है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां तक ये इनडायरेक्ट टैक्स की एक फॉर्म है, ये जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हो या सेल्स टैक्स ऑन गुड्स हो, ये दोनों पॉकेट ऑफ द पुअर पर्सन्स हैवी बर्डन पड़ जाता है, चूंकि डायरेक्टली जो भी चीज परचेज की जाती है उस पर टैक्स जो लोड किया गया होता है वो 17% या प्रोविंस की हद तक सर्विसेज के हवाले से 13% होती है। तो ये जो टैक्स है, चूंकि टैक्स का रेट हाई होने का मतलब ये है कि आप कॉमन मैन की पॉकेट पे इसलिए ज्यादा बोझ बन रहे हैं चूंकि आप रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं कर सकते अगर आप जो रेट ऑफ टैक्स है वो कम रखते हैं। ठीक है, तो आपकी बात ये है कि ये बर्डन तो है। शायद ये जो अगर आप देखें सेल टैक्स जो है, ये सेल टैक्स शायद सब जो इकोनॉमी है उसको, दूसरी इकोनॉमी आपने पढ़ी होंगी, तो जहां भी सेल टैक्स लागू किया जाता है इतना हाई रेट पे, इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। आपका क्या ख्याल है? बिलाशुबा, बल्कि ये जो कुछ इसमें है वो फिर जानी चाहिए तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, इंसानी वसाइल की तरक्की के ऊपर, साफ पानी की फराहमी के ऊपर, तब तो कुछ एडवांटेज था। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल हक साहब ने अभी सही बात की है। 2005 में मुशर्रफ के दौर में जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थे वो ये कहा, यानी 2005 से मतलब ये है कि अब से 16 साल पहले वो ये कहते थे कि हम टैक्स की चोरी रोक के इसको 5% पर ले आएंगे और पेट्रोलियम लेवी भी खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि वो उसका रेट जो है वो बढ़ता चला गया और टैक्स जीडीपी गिर गया। अगर मैं आपसे ये एक जुमला ये कहूँ कि आज जिस बहरान में हम हैं उसमें एक तो है, आपको पता है, बजट खसारे का बहरान, दूसरा जो है तिजारती खसारा करंट अकाउंट, तीसरा ये है कि तालीम सेहत, और चौथा ये गरीब और अमीर का फ़र्क। इसकी चारों की बुनियाद जो है वो टैक्सों के निज़ाम पर है। बिल्कुल, मैं आपको एक जुमले में बता सकता हूँ कि बजट खसारे को पूरा करने के लिए आप जो है वो इसलिए लेते हैं कि आप वो टैक्स की चोरी की वजह से होता है, आप उसकी वजह से कर्जे लेते हैं, वो सूद जब्त करते हैं, वो फिर चला जाता है। सही है। फिर आप जो है यूटिलिटीज की बल्क इसलिए बढ़ाते हैं, ये जीएसटी इसलिए बढ़ाते हैं कि आप इनकम टैक्स नहीं लगाते, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ी, उसकी वजह से आपकी जो है बरामदात गिरी, तो आपको जो है वो डॉलर नहीं थे, तो आपने कहा जी तरसीलात को 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से मंगा लें, तो ये वही शैतानी चक्कर शुरू हो गया। हाँ, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये था, मैं आपसे वापस आके बात करूंगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, कि ये जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स आदमी को महंगाई को बढ़ाता है और उसके लिए जो है गरीब आदमी जो है उसके लिए बोझ बन जाता है। इस पर हम बात करेंगे वापस आके। नाज़रीन, हमें ब्रेक लेना है और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बात करते हैं अपने मेहमानों से। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सेल टैक्स का जो लागू होना है वो इकोनॉमी को किस तरह मुतासर करता है, और शाहिद सिद्दीकी साहब हमें बता रहे थे। शाहिद साहब से बात करते हैं। ये आम आदमी शाहिद साहब ये देखता है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा महंगाई है, एक जनरल फीलिंग होती है मैं तो हर चीज़ पे टैक्स देता हूँ। ये सेल टैक्स की वजह से लोगों को जनरल फीलिंग होती है, या और इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट भी नहीं आता। तो ये जो सेल टैक्स का कानून है या वैट जो मोड है, ये आपके ख्याल में टैक्स लेने के लिए है, डॉक्यूमेंट करने के लिए इकोनॉमी है? देखिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए तो कतई नहीं है, बुनियादी तौर पर ये है इसलिए कि जो इनकम टैक्स लोग चोरी कर रहे हैं या मराद दे दी हैं, आपने छूट दे दी है, उससे जो लॉसेज हैं उसको ऊंची शरह सूद से जीएसटी नाफिज करके उन लॉसेस को पूरा किया जाता है। और जैसे कि आपने खुद भी कहा कि उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पे भी जाता है और सनतों पर, पैदावार पे भी जाता है, लेकिन वो पैदावार जो ऊंची जाती है उसका तो वो बोझ कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर देते हैं या बरामदात मुतासर होती हैं, वो एक अलग है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये टैक्स चोरी
और कंसेशन जो दिए गए हैं उनके नुकसानात को पूरा करने के लिए है। ये इसलिए नहीं है कि इससे जो है वो इजाफी तो ये ऑल्टरनेट तौर पे लेके आया जाता है और ताकि इकोनॉमी में जो भी शॉर्टफॉल है उसको कवर किया जाए। यानी जो चोरी इनकम टैक्स में जो वो है, अगर इसको होना इसलिए जरूरी है दस्तावेजी के लिए, तो फिर आप 5% पर लगाएं, ठीक है, और उसकी रिकवरी फिर होनी चाहिए और वो पैसे फिर जाने चाहिए तालीम, सेहत और इंसानी वसाइल की तरक्की पर, तो एनकरेजमेंट होगा। लेकिन अगर लॉसेस के लिए है तो फिर लोग जो है रिपल्शन आएगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत ठीक है। नबी साहब, आपके क्योंकि सेल टैक्स आपका सब्जेक्ट है, आपने इस पे ड्राफ्टिंग की, लॉ की, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है इकोनॉमी की, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है, उसके मुताबिक सेल टैक्स की जो कलेक्शन है वो रीजनल जो कलेक्शंस हैं जो ममालिक हमारे दोस्त या पड़ोसी मुल्क हैं उसके मुताबिक है, या ये पाकिस्तान में सेल टैक्स का कलेक्शन बहुत कम है? देखिए, जहाँ भी ये टैक्स किया जाता है इनिशियली ये रेट हाई होता है ताकि सब्सटेंशियल रेवेन्यू कलेक्ट हो। लेकिन यूके में ऐसा नहीं था। यूके में 3% से शुरू हुआ और आज 21%। मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेंड यही होता है कि जब ये इन्फोर्स होता है उस वक्त जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो हायर रखा जाता है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको रिड्यूस कर दिया जाता है जब उसकी टैक्स बेस बढ़ती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इशू आ रहे हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, पहले ये कलेक्शंस एफपीआर करता था और उसके बाद जब ये अपनी अपनी हमारे यहाँ बोर्ड बना है, एसआरबी बना है, डिफरेंट अदर प्रोविंसेस में अथॉरिटीज बनी है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज बनी है, वो कलेक्ट कर रही हैं और बहुत अच्छा सब्सटेंशियल रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। बट द इशू इज के जो है कॉमन मैन की पॉकेट पे बोझ होता है। दरअसल इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन में होता ये है कि जो कॉमन मैन, पुअर मैन और रिच मैन, उसको एक सही रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का तो ये देखें, इनडायरेक्ट टैक्स का एक मसला ये है कि हर आदमी वो टैक्स दे रहा होता है। मैं साबुन खरीद रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं तेल खरीद रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ। तो लोगों को ये फीलिंग होती है टैक्स देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का टैक्स बेस नहीं बढ़ता। तो करना ये चाहिए कि सेल टैक्स के निजाम को कम करना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स के निजाम को बढ़ाना चाहिए। यहाँ आप जो फरमा रहे हैं ये जो है डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए तो शायद ये बात दुरुस्त होती है, क्योंकि वहाँ स्लैब सिस्टम होता है। स्लैब सिस्टम में जो आता है, अगर वो एग्जाम्प्ट क्लास में है तो वो बाहर, एग्जाम्प्ट क्लास में आता है तो वो बाहर निकल जाता है। अगर टैक्सेबल में होता है तो उस पर जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है ना, ये एक रूथलेस टैक्स होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ रेग्रेसिविटी होती है कि ये आइटम पे लगता है, एडवोलोरम लगता है और आइटम बेस्ड होता है। जब आइटम बेस्ड होता है तो वो उसका बायर नहीं देखता, कंज्यूमर नहीं देखता, तो वो रेट जो होता है वो फिक्स होता है, जैसे 17 है या 13 है। ठीक है। अब अगर वही चीज एक अमीर आदमी खरीदता है उसके लिए तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन जो गरीब आदमी खरीदेगा तो उसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो अगर हम ये कौड़ा घूंट पिए तो एटलीस्ट इस जो रेवेन्यू प्रोसीड्स आए तो उनको हम यूटिलाइज करें एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि पुअर मैन की कंडीशन इंप्रूव। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको यूटिलाइज करने की कर रहे हैं। हाँ, जैसे कहा उसकी यूटिलाइजेशन सही हो। एट वन स्टेज नहीं नाफज हुआ था सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इसकी कलेक्शन जो हमें प्रोविंस को मिलती थी, सिंध को 7-8 बिलियन मिलती थी। आज 100 बिलियन का टारगेट हमने अचीव कर लिया, 120 टारगेट हमने फिक्स कर दिया। तो इट मींस कि सब्सटेंशियल रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, लेकिन फर्दर उसकी एक्सपेंडिचर क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, शाहिद साहब आप ये बताएं कि ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने नबी साहब ने, देखिए ये जो इस वक्त सर्कुलर डेट है, ट्रेड डेफिसिट है, उसके अलावा जो डॉलर की डिस्पैरिटी है रुपीस के साथ, वो आप क्या समझते हैं कब तक ये स्टेबलाइज हो जाएगी? क्या आपके कुछ नजर आ रहा है आपको, या ये आप जो है लंबा अरसा लगेगा? और जो दोस्त ममालिक ने जो फंड्स, अब आपको खुशखबरियां मिल रही हैं कि किसी ने सपोर्ट कर दिया और कुछ आने वाले वक्तों में भी आने वाली हैं, तो क्या IMF से हमारी जान छूट जाएगी या नहीं? देखिए, इस तक जो पॉलिसियां हैं तो उसमें तो ये लगता है कि हम IMF के चुंगल में आइंदा भी रहेंगे। ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, 1988 से अब तक ये 30 बरस हुए हैं, इसमें 12 स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आए
तो जो शराइत थी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए, वो शर्त तो लगाई ज़रूर IMF ने, मगर उस पर इसरार नहीं किया और किसी भी हुकूमत ने वो उस पर अमल दरामद नहीं किया। वो इस्लाहात नहीं आई और आज भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि जो आप बैरूनी मुल्कों से इमदाद ले रहे हैं, असासे बेचेंगे, कर्जे लेंगे, वो सब से आपको एक मोहलत मिल जाएगी कि आप इस दौरान में ये जो इमदाद है या कर्जे हैं ये जो दिए जा रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि सऊदी अरब से तो आपको 6 अरब डॉलर के ये कर्जे हैं। अच्छा। अब दूसरे जो हैं वो कर्जे आप और भी ले रहे हैं बड़े पैमाने पर जी। तो उस सब से आपको एक मोहलत मिल जाएगी। और अगर मोहलत मिलने से आपने स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप 3 साल का IMF का प्रोग्राम लाते हैं मगर स्ट्रक्चरल इस्लाहात करके 1 साल के अंदर बकिया एक साथ लेने से इनकार करके उनके प्रोग्राम से बाहर आके आज़ादाना माशी पॉलिसियाँ नहीं बनाते तो गुर्बत भी रहेगी, बेरोजगारी भी रहेगी, महंगाई भी रहेगी, कर्जों पर निसार भी रहेगा, हम खुद निसारी से दूर भी रहेंगे और IMF के चुंगल में फंसे रहेंगे कुछ अरसे के बाद। और हम ये आखिरी स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या करनी चाहिए सर? देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस वही हैं जो हम 1993 से कह रहे हैं। आपका बुनियादी मौजू है टैक्स। तो अगर मैं उसमें बता दूं, मईशत को दस्तावेजी बनाना, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर मौसर तौर से टैक्स लगाएं। प्रॉपर्टी की जो सेल और परचेज है वो मार्केट के दरखों पर हो, DC रेट को रिवाइज करते रहें। इसी तरीके से जो है वो आप काले धन को सफेद होने से रोकें, फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकें। 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और जो तरमीम अभी आई थी एमनेस्टी में, उनको बिल्कुल मनसूख करके करें कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी रेमिटेंस आती है उसको रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया सर? नहीं, रिस्ट्रिक्ट तो कोई चीज होती नहीं है, इसलिए कि आपने यही कहा ना कि 1 करोड़ से ऊपर जो है वो जो है FBR पूछ सकता है, लेकिन FIA नहीं पूछ सकता। तो फिर तो आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या होगा। सवाल ये पैदा होता है कि FBR के चेयरमैन ने ये कहा था कि इस 111 सबसेक्शन 4 से हमें कोई 2-2.5 हजार अरब रुपए का नुकसान हो रहा है टैक्सों में। तो कितनी कॉस्ट दे रहे हैं। मगर एक और खतरा भी है पाकिस्तान की सलामती को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहां मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये आप मनी लॉन्ड्रिंग, रिवर्स मनी लॉन्ड्रिंग क्या नहीं कर रहे? तो ये मैं जो इस खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूं कि आज अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत है और FATF भी ये इशू नहीं उठा रहा, रिवर्स फ्लाइट ऑफ कैपिटल का 111(4) का। एमनेस्टी स्कीमें आप ला रहे हैं, डॉलर अकाउंट में जो खुली मंडी से पैसे लेते हैं उसके लिए सिर्फ फाइलर की कंडीशन है, तो चोरी का पैसा है। तो आपके ख्याल में ये जो जितनी बातें आपने की, ये मेजर स्ट्रक्चरल चेंज जब तक नहीं होंगे, जब तक इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होगी? ना इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, ना तालीम और सेहत बेहतर होगी, ना गरीब और अमीर का फर्क बेहतर होगा, ना कर्जों से इन्हिसार कम होगा, ना एतमाद का जो बुहरान इस वक्त है वो उसमें कमी होगी। और जो सलामती के खतरात, न्यू ग्रेड गेम का जो अमेरिका का गेम चल रहा है, आप उसमें धमकियां भी देख रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो कुछ कर रहे हैं वो भी सामने आपके है। वो जो खतरात हमारे ऊपर घेरा तंग हो रहा है तो हम अपनी गर्दन तो उसमें फंसा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे दूं कि जो 5 साल गुजरे हैं, $135 बिलियन का तिजारती खसारा, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, उसको आपने 93 बिलियन की तरसीलात से कम किया। तो जो 93 बिलियन की तरसीलात हैं उसका 78% तो 4 मुल्कों से आया है, अमेरिका, बरतानिया, UAE और सऊदी अरब। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के आड़ में सऊदी अरब और UAE की रेमिटेंसेस 50% या 25% भी कम हुई तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये सलामती का मसला है, ये मईशत का मसला है, ये आवाम की फलाह बहबूद का मसला है। तो मैं तो ये चाहता हूँ नेशनल एक्शन प्लान और कौमी सलामती कौंसिल भी इन इशूज को देखे, ठीक है, इसलिए ताकि हमें इस खतरात से निकालें जो न्यू ग्रेड गेम के तहत। बिल्कुल आपकी बात बहुत वैलिड है। नबी साहब, आप क्यों अभी देख हम बात कर रहे थे, तो अब इस वक्त 4 सूबों में रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई है, 5वीं FBR है, तो टैक्स पेयर के लिए कंप्लायंस करना बड़ा कम्बरसम हो गया है। तो आपके ख्याल में इसका कोई हल है कि ये कंप्लायंस जो है मिनिमाइज किया जाए? देखिए, बात ये है, ऑलरेडी जो सेल्स टैक्स की नेचर है उसमें इनपुट क्रेडिट और उसकी एडजस्टमेंट, रिफंड का इशू, ऑडिट का इशू, ऐसा कम्बरसम प्रोसेस है जिसमें टैक्स पेयर बहुत डिफिकल्टी में रहता है। कोई अब जबकि उसको 5 जो अथॉरिटीज है उनको रिपोर्ट करना होता है, तो उसका हल ये है। अब देखिए, हमने तो पहले फेडरल गवर्नमेंट कलेक्शन करती थी और वो प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब हमने 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंसेस को फुली इख्तियार दिया है, वो कलेक्शन भी करें और रिपोर्ट भी टैक्स पेयर उन्हीं को करें। ठीक है, लेकिन अब एक मेरा ख्याल है कि एनुअली एक कंसोलिडेटेड किस्म की
रिटर्न फाइल होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में फाइल करते रहें, लेकिन एक कंसोलिडेटेड एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करे। जैसे अब कैपिटल गुड्स आते हैं तो वो कैपिटल गुड्स की जो इनपुट है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आती है, लेकिन प्रोविंस को उसकी आउटपुट एडजस्टमेंट इनपुट देनी पड़ती है, उनको अलाउ करनी पड़ती है। तो ये एक डिफिकल्टी आती है कि प्रोविंसेस से हमने लेना होता है जिनको हमने दिया नहीं होता इनपुट, और जिनको दिया होता है वो दे आर रिलेक्टेड के भाई ये हार्मोनाइजेशन के लिए एक मेरा ये सजेशन है कि एक इंडिपेंडेंट जो है अथॉरिटी होनी चाहिए जो तमाम 4 प्रोविंसेस की सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को देखे और गुड्स को भी देखे। एक कंसोलिडेटेड किस्म की अथॉरिटी होनी चाहिए, भले रेवेन्यू कलेक्शंस उसके पास अथॉरिटी जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के नीचे होगी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के नीचे होगी। पहले तो उनको ये बात समझ में आए, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बात ये है टैक्स पेयर जो है वो सफर कर रहा है और प्रोविंसेस जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो टैक्स पेयर है जिसको 5 जगह पे गुड्स के लिए फेडरल गवर्नमेंट के लिए और प्रोविंसेस के पास सर्विसेज के लिए जाना पड़ता है और बाज़ औक़ात ट्रांस प्रोविंशियल ट्रीटमेंट में इशू है और ये कंसोलिडेटेड हो सकता है चूंकि उसमें एक अथॉरिटी बन जाए जो ये एग्जामिन करे, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस का इशू आता है और बाज़ औक़ात एक गलत जगह एंट्री चली जाती है और उसका रिफंड भी नहीं होता। ठीक है शाहिद साहब, ये अभी बात हुई कि टैक्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो इसको देखें, तो आपके ख्याल में 18वीं तरमीम का जो हुई कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें इन्होंने सोचा था कि इसको विजुलाइज किया था कि ये टैक्स के मैटर्स और ये फाइनेंस के मैटर्स इतने कंबर्सन हो जाएंगे, या ये एक पॉलिटिकल ड्राइव थी और उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया? देखिए 18th अमेंडमेंट जो थी एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि सूबों को मजबूत करना था और अगर सूबे मजबूत हों तो वफाक भी मजबूत होगा। लेकिन उसकी स्पिरिट पर ना वफाक ने अमल किया। आज भी हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर फेडरेशन में बैठा है और सूबों ने भी अपने आप को तैयार नहीं किया। उसकी बुनियादी शर्त जो थी और जो हमारा 7th NFC अवार्ड आया था, तो सूबों को भी तो अपने वसाइल बढ़ाने थे, लेकिन सूबों ने क्या प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स और एग्रीकल्चर पर तो नहीं बढ़ाए, तो उन्होंने तो बढ़ाए जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सवाल ये है कि DC रेट भी उन्होंने बढ़ाना था। एग्रीकल्चर को अगर आप देखें तो 19.2% उनका शेयर है GDP में और वो पे कर रहे हैं 0.6% टैक्स। तो अपने वसाइल तो आपने बढ़ाए नहीं, तो आप तो मजबूत ही नहीं हुए। और अगर आप 70% या 75% वफाक पे भरोसा कर रहे हैं और आप लेने वाले हाथ नीचे है, तो आज जो तनकीद 18th अमेंडमेंट में हो रही है तो उसका बुनियादी सबब यह है कि उस पर तो अमल ही नहीं हुआ। और सूबों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने वसाइल नहीं बढ़ाए और ना प्रॉपर्टी का DC रेट बढ़ाया जहां करप्शन का पैसा जा रहा है। और ये जो GST की बात हो रही बड़े अहम है, लेकिन क्या जो GST में पे करता हूँ वो सारा हुकूमत के पास जाता है या बीच में खा लिया जाता है? आप रेस्टोरेंट को जहाँ देते हैं तो उसने तो वो रिपोर्ट ही नहीं करना, तो वो इनकम टैक्स भी खा रहा है, वो 18% 17% GST भी खा रहा है। तो सूबों ने ये कोशिश ही नहीं की, ना वफाक ने कोशिश की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक गठजोड़ प्रैक्टिकली मुझे नजर आया वफाक और सूबों के दरमियान कि ताकतवर तबकों को जो है टैक्स के जुमरे में नहीं लाना और आवाम पे बोझ डालना है, यहाँ से लेके चले। उसके कई शवाहिद मौजूद हैं कि ये गठजोड़ है, रहा है और आज से नहीं है, शुरू से है और आज भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का इशू था एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। पहले पिछली हुकूमत ने खत्म किया, फिर ये लेके आया, फिर इन्होंने खत्म किया और अभी भी लोग कह रहे हैं कि फिर दोबारा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हमारी इकोनॉमी में या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, गवर्नमेंट की रिट नहीं है, या क्या वजह क्या है जो ये ऐसी बातें हो रही हैं? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है ना मुखलिस नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ नॉन फाइलर तो कोई चीज नहीं होती, या तो फाइलर होता है या चोर होता है। ठीक है। अगर एक आदमी की इनकम है और वो नहीं कर रहा तो वो तो फिर उसने तो जुर्म किया है ना, वो नॉन फाइलर क्यों टैक्स एवेडर है या तो। और दूसरी बात ये है कि खातून खाना है जिसके पास 25 लाख रुपए है और उसकी इनकम 50,000 साल की है, उसको आप मजबूर कर रहे हैं कि जो पैसा निकालोगे तो विथहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा, तो वो नील रिटर्न देनी शुरू कर दी या 100 रुपए। तो ये नॉन फाइलर का कंसेप्ट, ये 0.6% विथहोल्डिंग टैक्स जो लगाया है, ये सब है ये कि हमें मईशत दस्तावेजी नहीं बनानी, हमें टैक्सों का दायरा वसी नहीं करना, हमें टैक्सों की चोरी होने देना है। विथहोल्डिंग टैक्स का मतलब यही है ना। तो जब आप ये चीज लेकर आएंगे तो ये तो जो है परपेचुअल जो है आप कह सकते हैं। डॉक्टर साहब ये नहीं हो तो फिर क्या होगा? फिर भाई मैं तो एक ही तजवीज देता हूँ
और वो उस पर माहिरीन गौर कर लें जो टैक्स के हैं, वो ये है कि आपने टैक्स एमनेस्टी स्कीम खत्म हो गई। आप रोजाना बात करते हैं कि लूटी हुई दौलत बाहर से आएगी, बाहर से अभी नहीं आएगी कई साल तक। हाँ, आपने जो मौजूदा लॉज हैं वो लॉज ये है कि जिस जो टैक्स चोरी की है वो अगर आपको पता चल गई तो आप उससे दुगना टैक्स ले सकते हैं। इस पर प्रिवेयरिंग लॉज FBR, उसको किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो क्या आज जितने असासे जो टैक्स एमनेस्टी में डिक्लेयर नहीं हुए, आप एक लिमिट मुकर्रर कर दें, उनको कंप्यूटर में डाल दें, प्रॉपर्टीज को भी आप डालें, बैंक डिपॉजिट्स को भी डालें, गाड़ियों को भी डालें, शेयर्स को भी डालें और नेशनल सेविंग्स को भी डालें, और जो चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई हैं इनकम टैक्स को, उस पर आप मुरवजा कानून के तहत टैक्स लें, बेशक डिपॉजिट से डायरेक्ट काट लें। और वो मैंने जो रिसर्च की है, तो किसी किसी में कंसेशन नहीं देना चाहिए आपको? नहीं, कंसेशन तो टैक्स एमनेस्टी में आपने दे दिया। कई 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हमने जब आपको 5% पर दिया, भारत में 45% पर आया, तो जिसने 5% पर लिया है वो तो ऑलरेडी 35% उसको पे। नहीं, मैं एक जुमला बता दूं, तो 1500 अरब रुपया, अगर आप ये जो मैं कंप्यूटर की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर सेल में आप कर लें, तो जो मुल्की पनामाज हैं जो डिक्लेयर नहीं हुए, उनसे 1500 अरब रुपया आपको इस साल मिल सकता है। उससे आप डैम बनाएं, तालीम करें, सब कुछ कर लें, मगर ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे। ठीक ठीक। नबी साहब, आप एक सेल टैक्स में बहुत बड़ा मसला है इनपुट टैक्स का। लोगों को इनपुट एडजस्टमेंट लेने के लिए फिर अब लाइफ इनवॉइसेस का इशू आ गया है। आपके ख्याल में क्या ये जो एक प्रपोजल आया था कि सिंगल स्टेज पे आप कम रेट पे टैक्स ले लें और फ्लैट रेट ले लें टैक्स का, तो ये कैसा प्रपोजल है? ये प्रपोजल मैं इसलिए अपोज करूंगा क्योंकि ये वैल्यू एडिड टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है टैक्सेशन एट एवरी स्टेज हो। ठीक है ना, ताकि किसी जगह साइफनिंग ऑफ या एविजन हो तो एक स्टेज पर पूरी सप्लाई चेन चले, पूरी सप्लाई चेन चलती रहे, ताकि हर स्टेज पे टैक्स कलेक्शंस होती रहे। अब अगर फ्लैट रेट पर किया जाता है, देखिए ये जो है बहुत इजी है कलेक्शंस के एंगल से, लेकिन इसमें एविजन्स का चांस जो है वो बहुत बढ़ जाता है, रिस्क बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वन स्टेज पे जो है वो टैक्स कटना होता है तो उसमें एक मैनिपुलेशंस का एलिमेंट आ जाता है, कितनी वो प्रोडक्शंस दिखाते हैं कितनी नहीं दिखाते, अब उन पर डिपेंड करता है कि वो सेल्स कितनी दिखा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना वो कंसील्ड हो जाती है। ये टैक्स मशीनरी के लिए तो आसान हो जाता है कि एट वन डोर आप कलेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशंस वर्ल्ड वाइड सारे वैल्यू एडिशंस पे मूव ऑन हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में इसी प्रोसेस को चलना चाहिए, प्रोसेस को रेट कम होना चाहिए, इसको रेट देखिए अब हमने उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे एटलीस्ट सर्विसेज की हद तक हमने टैक्स नेट बहुत बढ़ा लिया। ठीक है, तो मैं आपके ख्याल में प्रोसेस यही चलना चाहिए, रेट कम होना चाहिए और लोगों को उसका समर मिलना चाहिए, तर मिलना चाहिए, तालीम की सूरत में, सेहत की सूरत में और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में। शाहिद साहब, आप क्लोजिंग रिमार्क कोई अगर क्विकली कोई कहना चाहें तो, हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहें? मैं तो ये समझता हूँ कि जो PTI का मंशूर था और जो वायदे थे खासतौर से टैक्सों के सिलसिले में, वो पाकिस्तान की तरक्की, आवाम की खुशहाली का जामिन है, उसी से हम खुद निसारी की तरफ जाएंगे। तो बजाय इसके कि जो है, और जहाँ तक एहतसाब का इतना शोर कर रहे हैं, वो इदारों को आप करने दीजिए, वो एम्पावर्ड हैं। आप तो अपने इन इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद के लिए कानून साजी करें, उस पर अमल दरामद शुरू करें, रेवेन्यूज बढ़ेगी और गुर्बत कम होगी तो बहुत सी खराबियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमानों ने बात की, टैक्स जो है वो की है किसी भी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो टैक्स का निज़ाम मजबूत नहीं है, और इस टैक्स निज़ाम मजबूत ना होने की वजह से इकॉनमी सफ़र कर रही है, आम आदमी सफ़र कर रहा है, और लोगों को जो मराद मिलनी चाहिए तालीम की सूरत में, सेहत की सूरत में, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, सफरी सूरत की सूरत में कि उनको सफ़र ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिले, वो उनको नहीं मिल रही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है कि वो आम आदमी को मिलेंगी। तो टैक्स का निज़ाम मजबूत होगा तो ये सब चीज़ें आम आदमी को मिलेंगी, और हमें कोशिश करनी चाहिए अपना ड्यू टैक्स दें और अपने ड्यू टैक्स आगे बढ़ के दें। ये नहीं कि FBR आएगा या गवर्नमेंट आएगी, अपना ड्यू टैक्स कौमी जिम्मेदारी समझ के दें। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है, अल्लाह हाफ़िज़।